एक घर के आंगन में सांप आ जाता है। करीबन 5 साल का बच्चा आंगन में खेल रहा होता है। वो इतनी जोर से चीखता है और इतनी जोर से चीखता है कि अंदर जो उसकी माँ बैठी हुई होती है, पिता बैठा हुआ होता है, जब वो आंगन में आते हैं तो सांप को तो एक तरफ जाता हुआ देखते हैं और अपने 5 साल के बेटे, एक लौते बेटे को बेहोश जमीन पर देखते हैं। माँ बाप घबरा जाते हैं। माँ अपने पूरे बेटे के बदन को चेक करती है कि कहीं इसको सांप ने तो नहीं काट लिया। अब यहाँ पर फिर भी माँ बाप अपने बेटे को, सांप को पीछे देखते हैं। पहले अपने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। वहां पर एडमिट कराने के बाद वहां पर डॉक्टर भी पूरे शरीर का चेकअप करते हैं, पूरे शरीर को देखते हैं। लड़का अब तक बेहोश था तो डॉक्टर कहते हैं कि वैसे तो कोई बात नहीं है, इसको सांप ने तो नहीं काटा, कहीं पर कोई निशान नहीं है, शायद घबराकर बेहोश हो गया है। लेकिन जब वो बच्चा होश में आता है तो अपने ही माँ बाप से कहने लगता है, कौन हो तुम, मेरे सामने क्यों बैठे हुए हो, मुझे मेरे माँ बाप से मिलना है, तुम लोग मेरे आगे क्यों आ रहे हो, मेरे माँ बाप नहीं आए। और बेड से उठकर इधर उधर देखने लगता है और अपने माँ बाप का नाम जोर जोर से पुकारने लगता है। यहाँ पर ये महिला रोने लगती है, डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीदों से और बड़ी प्रार्थनाओं से इस बच्चे को पाया है और ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मैं कैसे जीवित रहूंगी इसके बिना। ये तो कह रहा है कि मैं इसकी माँ ही नहीं हूँ। और यहाँ पर ये महिला रोने लगती है, लेकिन यहाँ पर इस महिला का पति इसे चुप करने की कोशिश करता है और कहता है कि इसके कहने से क्या है, बेहोशी में से अभी उठा है तो ऐसी बातें कर रहा है, ठीक बातें करने लग जाएगा, तुम चिंता मत करो और तुम किसी बात की कोई चिंता मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों दोस्तों, एक 5 साल का बच्चा ऐसी बातें क्यों कर रहा था जब उसके माँ बाप उसके सामने थे? उसे सांप ने भी नहीं काटा था तो उसे ऐसा सदमा कैसे लग सकता है? दिमाग पर इतना गहरा असर क्या कोई सांप देखने से ही छोड़ सकता है? दोस्तों, इस जो सांप देखने के तार थे वो पिछले जन्म से जुड़े हुए होते हैं। आज एक रोचक और बहुत पुरानी स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसे विदेश से एक व्यक्ति सर्च करने के लिए भी आता है, जो कि इन चीजों पर बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। स्टीवेंसन, जिनका नाम हमने कई वीडियो में लिया है क्योंकि उन्होंने इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा रिसर्च की थी और वो लिखकर दिया करते कि हाँ ये घटना सच्ची है। तो स्टीवेंसन ने इस घटना के बारे में कहा था कि बिल्कुल भारत में ऐसी घटना घटी है। दोस्तों, स्टीवेंसन जो थे वो केवल भारत में ही सर्च नहीं किया करते थे, वो अन्य और देशों में भी जाते हैं। उस वक्त वो कई देशों में, क्या पूरे विश्व में तहकीकात करते हैं कि ये पुनर्जन्म क्या है। उनकी पूरी जिंदगी इसी पर निकल जाती है कि आत्मा अजर है, अमर है, और आखिर में आकर वो कह देते हैं कि आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता। तो चलिए दोस्तों, आपको इस रोचक सी स्टोरी की तरफ लेकर चलते हैं। रोचक स्टोरी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सन 1950 में एक व्यक्ति के घर बहुत दुआओं से, बहुत मन्नतों से, बहुत प्रार्थनाओं से, कोई दर ऐसा नहीं छोड़ा था कि जहां पर इच्छा ना मांगी हो कि प्रभु हमें एक संतान दे दो। तो इनके घर में 1950 में एक लड़का पैदा होता है। ये व्यक्ति सेठ होता है। सेठ का नाम उस वक्त अमरचंद था। ये बहुत नामी जानी सेठ था। यहाँ पर ये व्यापार करता है और इस बच्चे को पाकर ये बहुत अंदर एक चैन की सांस लेता है और सोचता है कि मेरे घर में मेरा वारिस पैदा हो चुका है। अब मेरे घर के हालात, मतलब मेरे घर को भी कोई संभालने वाला, मेरे व्यापार को देखने वाला कोई पैदा हो चुका है। बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद बच्चे का मतलब नामकरण किया जाता है, जो कि पंडित के जरिए किया जाता है। यहाँ पर पंडित जी इसका नाम सै पर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो इस लड़के की माँ होती है वो श्याम भगवान यानी कृष्ण भगवान को बहुत माना करती और अपने बेटे का नाम श्याम लाल रख देती है। कहती है कि मुझे तो ये नाम बड़ा पसंद है, मेरा तो श्याम आ गया, घनश्याम आ गया, मेरे घर में भगवान पधारे हैं। वो अपने बेटे को बहुत माना करती, लेकिन वो अपने बेटे की जो सबसे बीच वाली मतलब लास्ट वाली छोटी उंगली है पैर की, उस पर एक निशान दिए देखे थे उसने जब से उसका बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम श्याम लाल है। तो
तो वो जब हुआ था तो उस वक्त भी डॉक्टर के पास अपने बेटे को भेजती है कि ये निशान क्यों है, किसी चीज के हैं, कोई जो खाल की प्रॉब्लम है, उस वक्त तो खाल ही बोलेंगे, अब तो स्किन बोलते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जन्म से ही कुछ बच्चे ऐसे निशानों के साथ पैदा होते हैं। धीरे धीरे श्यामलाल बड़ा होने लगता है। जब श्यामलाल बड़ा होता है तो ये लड़का बहुत डरा करता, यानी जैसे घर में चींटियां घूमा करती तो उनसे भी डरता है। जो चींटे होते हैं, बड़े बड़े चेटा जो होते हैं, आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं तो उनसे भी बहुत डरा करता। अगर बारिश के मौसम में, दोस्तों बहुत पुराने जमाने की बात है, कितना भी बड़ा सेठ था, लेकिन बारिश के मौसम में जो केचुए वेचुए भी निकल आया करते तो ये लड़का घबराकर अपने माँ के आंचल में छुप जाता है जब करीबन 1.5 साल का। कहने का मतलब है ये ऐसी चीजों से बहुत डरा करता। घर में अगर ऐसी कोई चीज इसे दिखाई दे जाया करती तो ये जमीन पर ही नहीं उतरता है, अपनी माँ की गोद में ही बैठा रहता है, बहुत जोर जोर से रोने लगता है। धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बड़ा होने के साथ साथ ये कभी कभी ये कहा करता कि मेरे माँ बाप कैसे रह रहे होंगे। तो तब ये घर वाले हंसते कि बेटा तेरे माँ बाप तो हम हैं, तेरे माँ बाप कहाँ पर हैं। तो ये बच्चा खेल लग जाया करता। ये 2 साल का हो जाता है। 2 साल का होने के बाद कहता है कि मैं तो मैनपुरी जाऊंगा, मैं मैनपुरी में रहने वाला हूँ, मैं तो पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो यहाँ पर उड़कर आया हूँ। माँ मैं यहाँ पर उड़कर आया हूँ, मैनपुरी में हमारा एक कच्चा मकान है, उसमें मेरी माँ रहती है, मेरे पिता रहते हैं और मैं खेतों में मेहनत किया करता, आप देखना मैं मैनपुरी जाऊंगा। इन बातों को सुनकर जो सेठानी होती है वो थोड़ी सी हंसने लगती है कि बेटा तेरी माँ मैं हूँ और तेरे पिता ये हैं, तो ऐसी बातें क्यों करता है। तो वो फिर खेल लग जाता है। अब छोटा सा बच्चा था, धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। ये लड़का जिसका नाम श्यामलाल होता है, ये सोते हुए भी एकदम से चीख पड़ता और कहता कि माँ सांप, मतलब ये सांप को भी जानता है और सांप सांप कहा करता, बहुत ज्यादा सांप को याद किया करता और ये हमेशा भाग जाया करता। अगर इसको जैसे अकेला छोड़ दिया करते, जैसे 2-2.5 साल का था और जैसे माँ दूसरे कमरे में गई है तो ये माँ के पीछे पीछे बहुत जोर से भागने लगता है। ये अकेला बिल्कुल भी नहीं रहता है, मतलब इसे बहुत ज्यादा डर लगता है। 4 साल का हो जाता है। 4 साल का होने के बाद ये कहता है कि मेरे एक और माँ बाप हैं, आप भी मेरे माँ बाप हो और मेरे एक और माँ बाप हैं जो कि मैनपुरी में रहते हैं। वो मैनपुरी में रहते हैं और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ तो मेरे लिए बहुत रोई थी, पता है आपको। यहाँ पर वो कहती है कि सेठानी जो होती है कि बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। कई बार समझाने की कोशिश करती है तो ये लड़का रोने लगता है कि नहीं, मेरी एक और माँ है जो मैनपुरी में रहती है, मेरे पिता हैं, पता है मैं कमाऊंगा नहीं तो उनके लिए अनाज भी नहीं आएगा। मैं एक चौधरी साहब के खेतों में काम करता हूँ, वहां से हमारे अनाज का काम चलता है, आपको नहीं पता उनका कौन ख्याल रख रहा होगा। मुझे तो बहुत दिन हुए हैं यहाँ पर आए हुए। अब 3-3.5 साल का बच्चा जब ऐसी बातें करता है तो माँ बाप को डर लगना लाजमी है। यहाँ पर माँ बाप दोबारा से एक डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि सेठ थे, पैसों की कोई कमी नहीं होती है। डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि साहब ये तो ऐसी ऐसी बातें करता है। तो डॉक्टर साहब पूरी चीजों को जानकर कहते हैं कि शायद तुम्हारे बच्चे ने दूसरा जन्म लिया है, या ये जिस गांव का जिक्र कर रहा है, क्या तुम इस बच्चे को उस गांव में लेकर जाओ, देखो इसकी बातें सत्य हैं, इसको भी दिलासा हो जाएगी कि उस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है और ये नॉर्मल अच्छे से जिंदगी जीने लगेगा। क्योंकि दोस्तों जहां से प्रश्न खड़े होते हैं उन प्रश्नों का जब तक जवाब नहीं मिलता मन में शांति नहीं रहती है, व्याकुलता बढ़ती है ना। हम किसी से पूछते हैं कि क्या हुआ उस चीज के बारे में, अगर वो व्यक्ति हमें जवाब नहीं देता है तो एकदम गुस्सा सा आता है कि क्यों हमारी बात का जवाब नहीं दिया, मुझे जानना है वहां पर क्या हुआ। तो बस इसी तरह जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं वो बातों को पढ़ लेते हैं और वो उसी दिशा में सलाह देते हैं जो दिशा सही है आपके लिए। तो यहाँ पर इस श्यामलाल के माँ बाप को यही कहा जाता है कि आप इस बच्चे को मैनपुरी लेकर जाइए और वहां पर देखिए क्या सच में ही ऐसा हुआ है। जब ये सलाह मिलती है तो माँ बाप डर जाते हैं। दौर ऐसा था जहां पर डर का माहौल होता है, ये चुप पड़ जाते हैं कि नहीं हम इसको नहीं ले जाएंगे। जबरदस्ती बच्चे को अब घर में बंद कर कर रखा जाता, क्योंकि ये बहुत जिद करता है, मुझे मैनपुरी जाना है, मुझे तो सांप ने काटा है। अरे मैंने तो अपने माँ बाप को करीबन 8 साल ऐसे ही बैठा मैं देखता रहता था, लेकिन उनसे बोल नहीं पाता हूँ। मेरे माँ बाप कच्चे मकान में रहते हैं, यानी ये भूत का जिक्र भी करता है, प्रेत योनि का। और वो कहता है कि मेरी माँ एक टाइम का खाना बनाती है
है, एक टाइम तो उनके पास अनाज भी नहीं है। तुम लोग मेरी बातें नहीं मान रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी सारी बातें सच हैं। यहाँ पर धीरे धीरे ये माँ बाप इतना वक्त खींच देते हैं कि ये बच्चा 5 साल का हो जाता है। जब ये बच्चा 5 साल का होता है तो ये काफी ज्यादा विरोध करने में सक्षम हो जाता है। 5 साल की उम्र में कहता है, एक दिन रोता रहता है, खाना पीना छोड़ देता है और रोता हुआ कहता है। 5 साल का लड़का अपनी ही माँ को समझाने लगता है, कहता है कि माँ, अगर तुम एक टाइम का खाना खाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसी तरह मेरी माँ भूखी है, मेरे पिता भी भूखे हैं, हमारा कच्चा मकान है, माँ मैं ही कमाया करता। अब यहाँ पर इसकी जो माँ होती है सेठानी, इसको झंझोरती है जो श्याम होता है और कहती है कि बता, तू आज चाहता क्या है, मुझे शुरू से विस्तार से बता। तो ये कहता है कि मैं मैनपुरी गांव का रहने वाला हूँ, वहां पर मेरे माँ बाप हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम एक चौधरी के खेतों में जिम्मेदारी किया करते और उनसे जो पैसा और अनाज मिला करता, उनसे हमारे घर की दाल रोटी चलती है। माँ, मैं अपने माँ बाप का एक लौता बेटा हूँ और मेरा नाम सेदीनाथ है और मैं ही खेतों में मेहनत कर कर अपने माँ बाप का पेट भरा करता। मेरे पिताजी भी मेरे साथ मेहनत करते हैं। एक दिन मैं शाम तक काम करता हूँ चौधरी के खेतों में, लेकिन जैसे ही शाम के वक्त मैं अकेला घर की तरफ लौट रहा था, तभी खेतों से एक सांप आता है और देखो माँ, जो ये मेरे पैर पर निशान है, यहीं पर मुझे सांप ने काटा था और उस सांप काटने की इतना जहरीला सांप होता है कि मैं 2 मील तक नहीं जा पाता हूँ, मतलब 2 किले पार नहीं कर पाता हूँ और इतने ही मुझे चक्कर आने लगते हैं। अब वहां पर आसपास अंधेरा होने वाला था, कोई भी मुझे दिखाई नहीं देता है। मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार करती है और मैं वहां पर मेंढे पर, जो खेतों के पास मेंढ होती है, एक मतलब कीले जैसे बटे हुए होते हैं, तो उस पर गिर जाता हूँ। जब मैं उस पर गिर जाता हूँ और मेरी आंखों के आगे अंधेरा होने लगता है, मेरी नाक से खून निकलने लगता है, कानों से खून निकलने लगता है। वो बहुत जहरीला सांप था। माँ, मैं वहां तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता हूँ। मेरे जो पैर थे वो कच्चे रेत में गड़ जाते हैं तड़पने के कारण, लेकिन इतना भी मुझसे नहीं बन पाता है, वरना सांप के काटने से इतना जल्दी नहीं मरा करते। लेकिन मैं केवल 2 किले ही चल पाता हूँ, पैदल चल रहा था। जितना मैं चल रहा था उतना ही सांप का जहर मेरे शरीर में फैलता है और मैं घर तक नहीं पहुंच पाता हूँ। जब मैं घर नहीं पहुंचता हूँ तो माँ बाप को चिंता होती है और मैं अपने आप को ही अपने अंदर से निकलता हुआ देखता हूँ। मैं वहां पर इंतजार करता हूँ। मैं घर पहुंचकर अपनी माँ से कहना चाहता हूँ कि माँ, मैं वहां पर पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह पाता क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन उनकी बातें मुझे बखूबी सुनाई दे रही थी। 5 साल का बच्चा ये सारी बातें अपनी इस जन्म की माँ सेठानी को बता रहा था और कहता है कि माँ, मेरी माँ कहती है कि चलो तुम खेत पर देखकर क्यों नहीं आते, तुम चलो, मैं भी आ रही हूँ। बेटा घर नहीं आया है, तुम्हें अपने बेटे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो हमारा कितना ख्याल रखता है। माँ, मेरी माँ आ रही थी, मेरे पिता आ रहे थे, मैं उनके साथ चलता हूँ, लेकिन वो जैसे ही मुझे देखते हैं मेरे मुंह से झाग निकल रहे थे। वो बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं, वो चीख चीख कर रोते हैं। मेरे शरीर को वहां से उठाया जाता है और सभी को पता चल जाता है कि मुझे सांप ने काट लिया है। माँ, मुझे गांव के लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद अब डॉक्टर को क्या दिखाना, जब मैं मृत हो चुका था उस समय वैद्य हुआ करते, वैद्य जी को जब दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि अब ये जीवित नहीं है। बिल्कुल मेरा तन नीला पड़ जाता है और उसके बाद मेरी अंतिम क्रिया की जाती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने शरीर में प्रवेश करने का, लेकिन नहीं हो पाता है। मैं शमशान घाट तक भी अपने शरीर के साथ जाता हूँ। उसके बाद मैं वहां से आने के बाद घर बैठकर देखता हूँ कि मेरी माँ बहुत जोर जोर से मेरे लिए विलाप कर रही थी। अब 2-3 दिन तो गांव के लोग मेरी माँ को खाना दे देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे घर में इतना भी अनाज नहीं था कि मेरे माँ बाप 1 महीने तक तो घर बैठकर खाना खा लें। मेरे माँ बाप टूटी जान टूटा शरीर, बिल्कुल बहुत गरीब हालत के थे। वो उस चौधरी के खेतों में काम करने लगते हैं, लेकिन हमारा चौधरी इतना अच्छा है, उसने मेरे माँ बाप को 1 कट्टा अनाज ऐसे ही दे दिया कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया से चला गया है। जब तक तुम अपने पांव पर खड़े होंगे, मतलब तुम में जान सी आएगी, क्योंकि वो टूट चुके थे अपने जवान बेटे की मृत्यु के कारण, तब तक तुम घर पर ही बैठकर इस अनाज को खाओ और अपनी जिंदगी को बिताओ। लेकिन माँ, मैं अपने ही माँ बाप के साथ जो कच्चा मकान है उसकी छत पर बैठा रहा करता और अपने माँ बाप को देखता हूँ, क्योंकि नाज भले ही उनके पास था लेकिन वो उसको भी नहीं खाना चाहते थे।
वो रोया करते कि भगवान हमें ले जाता, हमारे जवान बेटे को क्यों ले गया। इतने भावुक पल भरे पल होते हैं कि माँ, मैं उस कच्चे मकान की जो छान होती है उस पर बैठा बैठा रोया करता और कहा करता कि प्रभु तू मुझे इतनी जल्दी क्यों ले गया, मेरे माँ बाप का मेरे बिना कौन है, और मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब हैं। यहाँ पर जो माँ बाप होते हैं वो आपस में गले मिलकर रोते हैं और कहते हैं कि हमसे तो कोई संतान अब होगी भी नहीं, अब हम कैसे रहेंगे अपने बच्चे बिना। उस वक्त तो फोटो भी नहीं रहा करती ज्यादा, वो बहुत ज्यादा विलाप करते हैं और एक टाइम वो पानी पीकर अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों, ये ऐसे पल होते हैं एक परिवार के लिए कि जो काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। माँ, तुम्हें क्या पता मेरी माँ से क्या बीती है। तुमने तो मुझे पा लिया, लेकिन मेरी माँ आज भी शायद मेरा इंतजार कर रही होगी। माँ, मैं 8 साल तक अपनी माँ के घर की छत पर देखता हूँ, 8 साल तक मेरे माँ बाप मुस्कुराते नहीं है मेरे गम में, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हमारा बेटा जरूर वापस लौट कर आएगा, और उनकी वजह से ही मैं भगवान से रोज कहा करता कि प्रभु मुझे अपने माँ बाप की जिंदगी में वापस जाना है, मैं दोबारा लौटकर जरूर आऊंगा। और फिर एक हवा आती है 8 साल बाद, और उसके बाद मैं अपने आप को आपकी गोद में पाता हूँ। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ उनसे मिलने की, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे माँ बाप से मिला दो। पीछे से जो सेठ जी होते हैं ये सारी बातें सुन रहे थे, उनकी आंखें भर आती हैं। सेठ जी रोने लगते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत दुख भरी बात है, इस बच्चे के साथ तो बहुत दुख जुड़े हुए हैं। भले ये हमारा बेटा है, लेकिन कुछ कर्म के हिसाब से हमारी जिंदगी में आया है। सेठ सेठानी एक इंतजाम करते हैं तांगा बुग्गी का और सीधा चल पड़ते हैं मैनपुरी गांव के तरफ। सेठ और सेठानी मैनपुरी गांव की तरफ चल देते हैं अपने बेटे को लेकर, और जब वो गांव आता है तो यहाँ पर उतरकर जिसका नाम श्यामलाल होता है वो पूरे गांव में अकेला दौड़ जाता है, क्योंकि वो हर एक गली को जानता है। अब वो अपने उस कच्चे मकान पर पहुंचता है जो आज भी अपने वजूद को लिए अपने कंधों पर कढ़ा था, जिसकी कच्ची दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। तभी यहाँ पर 5 साल का लड़का दोनों हाथों से उस दरवाजे को खटखटाता है, तो वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, क्योंकि उसमें कोई कुंडी नहीं थी, नीचे से टूटा पड़ा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर आता है और वो कहता है कि कौन हो तुम तो देखने में बहुत अमीर लग रहे हो। यहाँ पर जो श्यामलाल का पिता होता है तो वो कहता है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। तो वो कहता है कि साहब क्यों मजाक कर रहे हो, आपको बिठाने के लिए भी हमारे घर में जगह नहीं है, आप हमारे घर में आकर क्या करोगे, और बड़े लोगों से तो हमारा उठना बैठना है ही नहीं, आप लोग कौन हो। तभी यहाँ पर जो श्यामलाल होता है उस बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों में पड़ जाता है, कहता है कि बाबा मैं तुम्हारा सेदीनाथ दोबारा वापस लौट कर आ गया हूँ, अब तुम चिंता मत करो, अब ये भी हमारे हैं और तुम भी हमारे हो। यहाँ पर वो इस जन्म के माँ बाप को सेठ सेठानी को अंदर लाता है। एक टूटी सी चारपाई और दूसरी चारपाई पर एक बुजुर्ग महिला जो बहुत बीमार हालत में पड़ी हुई थी, और वो आज करहा रही थी कि बेटा तू होता तो शायद कुछ ना कुछ मेरा अच्छा होता। तभी यहाँ पर जो श्यामलाल होता है अपनी माँ को लिपट जाता है और कहता है कि माँ मैं वापस आ गया हूँ, मैं सेदीनाथ हूँ, तुमने पहचाना। और वो महिला उसे गले लगा लेती है, कहती है कि जैसा मेरा बेटा बचपन में दिखता था वैसा ही आपका बेटा दिखता है, ये तो हूबहू मेरे बेटे की तरह है। यहाँ पर ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं। तभी यहाँ पर ये दोनों कहते हैं, जो यहाँ पर श्यामलाल के माँ बाप होते हैं इस जन्म के, वो कहते हैं कि हमें आपसे एक बात पूछनी है, क्या आपका कोई बेटा था। तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी एक सुर में बोलते हैं कि हाँ हमारा बेटा था तो सही, लेकिन भगवान को वो बेटा पसंद नहीं आया और ऊपर वाले ने उस बेटे को हमसे छीन लिया। हमारे बेटे को तो खेतों पर काम करते वक्त सांप ने काट लिया और हमारा बेटा तो नहीं बचा, उसे तो आज करीबन 13 साल हमारी जिंदगी से गए हुए हो चुके हैं। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब से उनका बच्चा पैदा हुआ था आज तक वो यहाँ पर आए ही नहीं थे, तो ये सारी बातें उनके बेटे को कैसे पता चलती हैं। सेठ सेठानी एक बार में ही यकीन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये लड़का श्यामलाल था ये अपने माँ बाप को यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कई राज की बातें बताता है कि हम ऐसे साथ जाया करते, हम ऐसे खेतों में काम किया करते। तो ये दोनों माँ बाप रोने लगते और कहते हैं कि मैं कहती थी ना तुमसे कि सेदी के पापा, सेदी के बाबा, हमारा बेटा जरूर आएगा, देखो सेदीनाथ वापस आ गया है।
और ये हमारी जिंदगी में वापस आ गया है। कितनी खुशी की बात है। यहाँ पर वो महिला जो अब तक बेटा बेटा कहकर करहा रही थी, वो खाट से खड़ी होती है, अपने बेटे को पुचकारती है, कहती है तू क्या खाएगा, तेरे लिए क्या बनाऊं। तो वो कहता है कि माँ तू क्या खाती है। वो कहती है कि बेटा गरीबी खाती हूँ, भूखे पेट सोती हूँ। यहाँ पर ये सब कुछ जो सेठ देख रहा था, वो पति पत्नी रोने लगते हैं कि इतनी भी खस्ता हालत लोगों की हो सकती है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, मिलना मिलाना होता है। ये दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर सभी जानकारियां इकट्ठा हो जाती हैं। ये बात अखबारों में छपती है क्योंकि ये लड़का एक सेठ का बेटा होता है जो श्यामलाल होता है, और ये बात विदेशों तक पहुंचती है। यहाँ पर जो स्टीवेंसन होते हैं वो तहकीकात करने के लिए विदेश से भारत आते हैं। भारत आने के बाद इस सेठ के घर रुकते हैं जो कि लखनऊ में रहता है, और यहाँ पर रुककर पूरी जानकारी लेते हैं। इस बच्चे से बात करते हैं। इससे ऐसी वैसी कुछ बात नहीं की जाती, केवल कुछ छोटी मोटी जानकारी ली जाती है और फिर दोबारा से उस कच्चे मकान के पास इस बच्चे को ले जाया जाता है, खेतों पर भी ले जाया जाता है, तो इस सभी चीजों को पहचान लेता है। उधर इस जन्म के जो श्यामलाल के माँ बाप होते हैं, यहाँ पर पिछले जन्म के सेदीनाथ के माँ बाप को ये लोग अपने जिम्मेदारी समझते हैं और इनके लिए एक पक्का मकान बनवाया जाता है अपने पास ही, और वहां पर इन दोनों पति पत्नी का जितना भी समय रहता है, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब थी, इनका इलाज कराया जाता है। और वहां पर जो श्यामलाल है वो अपने माँ बाप से रोज मिला करता और रोज उनका ख्याल रखता, उनकी सेवा करता है 5 साल की उम्र से ही। और दोस्तों यहाँ पर जो सेदीनाथ थी उसकी मृत्यु 1942 में हो चुकी थी। 1942 में सांप ने उसे काटा था, 1942 में इस दुनिया से चला जाता है। स्टीवेंसन जब पूरी तहकीकात करते हैं तो करीबन 25 से 26 दिन में वो इस पूरी जानकारी को जुटा पाते हैं और इसको अपनी किताब में सच्चाई की रोशनी में डालते हैं। कहते हैं कि ये पुनर्जन्म की घटना सत्यता पर रखी गई है। पूरी जांच हो जाती है। 5 साल का श्यामलाल अपने माँ बाप की सेवा करने लगता है और उन्हें उन कच्चे मकान से निकालकर अपने पास रखने लगता है। लेकिन श्यामलाल कहते हैं कि जब तक बुजुर्ग हुआ था उस कच्चे मकान को देखा करता, क्योंकि पिछले जन्म की उस घर से उसकी यादें जुड़ी हुई होती हैं और उसकी आंखें भर आती हैं। उसके माँ बाप इस जन्म के माँ बाप से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि गरीबी और भूखमरी के कारण वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं। काफी दिन तक वो भूखे रहते हैं, इसी वजह से वो ज्यादा दिन नहीं जी पाते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी स्टोरी थी जो सभी को झंझोर कर रख देती है। पुनर्जन्म पर ये मोहर लगाती है, लोगों को समझाती है कि कर्म करो, कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। अच्छे पेड़ बोओगे तो फल भी पाओगे। अगर आपने पेड़ ही कांटों के बोए हैं तो आप फल की उम्मीद कैसे कर सकते हो। हाँ, ऐसा तो हो सकता है किसी खूबसूरत चीज को पाने के लिए, यानी कि गुलाब को पाने के लिए कांटों को सहना पड़ता है, लेकिन अगर आपको पेट भरना है तो आपको फूलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि फूल सूंघकर पेट नहीं भरा करते। पेट तो खाना खाने से भरते हैं, तो आपको फलों के ही पेड़ लगाने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने आपके सवाल का यहीं पर जवाब दे दिया है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो मुझसे जुड़ने वाले लोग हैं वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, लेकिन मैंने भी भाई आपको पहले ही कह दिया है कि यहाँ पर पेट भरना है तो फलों के ही पेड़ लगाने होंगे। जिंदगी बेहतर जीनी है तो अच्छे कर्म करने होंगे, और आपको अगर अच्छा रहना ही नहीं है तो वो आपकी मर्जी है, आपकी व्यक्तिगत राय है, आपकी अपनी राय है, उसमें मैं कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन जितना मुझसे होगा उतना मैं करूंगी। समाज में ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाओं को लेकर जरूर आऊंगी जो सत्यता पर रखी जाती हैं और जिन्हें कोई नहीं मिटा सकता। भले ही आज आप इनके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन जब हमारी जान निकलेगी शरीर से तो हमें सब चीज के बारे में ज्ञात हो जाएगा। अब आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और दोस्तों यहाँ पर सेठ सेठानी काबिल तारीफ हैं, उनकी तो तारीफ करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के पिछले जन्म के माँ बाप को भी अपनाया था और उनको सहारा दिया था। क्योंकि बाकी की जो जिंदगी होती है, यहाँ पर सेदीनाथ के माँ बाप की जो पिछले जन्म के माँ बाप होते हैं, बहुत अच्छे से उनकी जिंदगी बीतती है, उन्हें कोई भी जिंदगी की परेशानी नहीं होती है। तो ये एक अच्छाई का प्रमाण देती है उस सेठ और सेठानी के प्रति, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। अपने बेटे में वो बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत मन्नतों के बाद, बहुत प्रार्थनाओं के बाद उस बेटे को पाया था, बहुत हवन कराए थे।
बहुत दरों पर अपना माथा टेका था, बहुत पूजा पाठ की थी, तब उस बेटे को पाया था जिसका नाम श्यामलाल होता है और जिंदगी इनकी बहुत खूबसूरत चलती है। तो इसके बारे में आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों आज नाम नहीं ले पाई हूँ, कल जरूर शाम की वीडियो में जरूर नाम लूंगी आप सभी के। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। अब परिवार से आप सभी का हालचाल तो पूछ ही सकती हूँ, नाम नहीं लिए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी तो नहीं है, और ठीक रहा कीजिए, हंसी खुशी रहा कीजिए, थोड़ा सा हंसा कीजिए ताकि आपकी सेहत बेहतर और अच्छी बनी रहे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम की वीडियो में फिर हाजिर होंगी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।